हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका टीचर आदित्य सर। हम लोग स्टार्ट करेंगे बीकॉम एंट्रेंस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज। और ये जो क्वेश्चन एप्लीकेबल होगा वो किसके किसके लिए एप्लीकेबल होगा वो सुनिए। बीएचयू के लिए एप्लीकेबल होगा, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिए एप्लीकेबल होगा, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, या फिर यदि आप लोग यूपी कॉलेज की तैयारी कर रहे हैं, हरिश्चंद्र कॉलेज की, संबिम वुमेन कॉलेज, जगतपुर पीजी कॉलेज के अलावा कुछ और भी कॉलेज है जिसका यदि आप बीकॉम एंट्रेंस का तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे। बहुत सारे क्वेश्चन जो हमारे द्वारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज स्टार्ट किया गया है इसमें से आपके आ जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग बीकॉम एंट्रेंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज। बीकॉम एंट्रेंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का आज किस्मा क्लास हम लोग देखने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 31 से लेके क्वेश्चन नंबर 60 तक। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है। अल्प विकसित देशों के आर्थिक विकास हेतु व्यापार की शर्तें कैसी होनी चाहिए? अनुकूल, प्रतिकूल, आंशिक अनुकूल या आंशिक प्रतिकूल। तो कैसी होनी चाहिए बताइए? अनुकूल होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 32, विदेशी विनिमय अंतर्राष्ट्रीय मुद्राओं के परिवर्तन की कला और विज्ञान है, यह कथन किसका है? तो ये जो है ये डिफिनेशन ये हमारे हार्टले ब्रदर्स जी का है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 33, एक देश की मुद्रा के दूसरे देश की मुद्रा में मूल्य को क्या कहा जाता है? मुद्रा दर, विनिमय दर, डॉलर दर या मुद्रा की मूल्य दर। तो उसे हम विनिमय दर कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी। नंबर 34, जब विनिमय दर रुपये में व्यक्त हो जाती है तब गिरती हुई विनिमय दर भारत के लिए कैसी होगी? अनुकूल, प्रतिकूल, स्थिर या आंशिक प्रतिकूल। तो अनुकूल होगी, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 35, यदि 94 रुपया इक्वल 2 पाउंड से विनिमय दर बढ़कर 94 रुपया इक्वल 1 पाउंड हो जाता है तो यह हमारे देश के लिए कैसी होगी? अनुकूल, प्रतिकूल, स्थिर या आंशिक अनुकूल। तो यह प्रतिकूल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 36, यदि $1 बराबर 47 रुपये से घटकर विनिमय दर $1 इक्वल 30 रुपये हो जाए तो यह हमारे देश के लिए कैसी स्थिति होगी? तो यह अनुकूल स्थिति हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 37, दो देशों में स्वर्ण मान प्रचलित होने की स्थिति में विदेशी विनिमय दर का निर्धारण कैसे होता था? पहला ऑप्शन, मुद्रा की मांग एवं पूर्ति के आधार पर, दोनों देशों में मुद्रा की क्रय शक्ति के आधार पर, दोनों देशों की मुद्रा में उपलब्ध सोने की मात्रा के आधार पर, या दोनों देशों की सरकारों के मध्य हुए समझौते के आधार पर। तो इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 38, यदि हमारे देश का सोने का एक सिक्का 10 ग्राम का व अमेरिका के $1 में 2 ग्राम सोना हो तो स्वर्ण मान में विनिमय दर कितनी होगी? चारों ऑप्शन रीड करिए। पहला ऑप्शन है $1 इक्वल $4, $1 इक्वल $5, $1 इक्वल $3 या $1 इक्वल $1। तो $1 इक्वल $5 होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 39, वर्तमान में दो देशों के मध्य विनिमय दर के निर्धारण में स्वर्ण मान की भूमिका कमजोर होने के कारणों में क्या सम्मिलित नहीं है? वर्तमान में किसी भी देश में स्वर्ण मान नहीं अपनाया है। विभिन्न सरकारों ने स्वर्ण आयात निर्यात पर प्रतिबंध लगा रखा है। आजकल लगभग सभी देशों में पत्रमान प्रचलित है एवं वह स्वर्ण में परिवर्तित नहीं है। विकास के साथ साथ सोने की मात्रा में कमी हुई है। तो इन चारों में से कौन सा हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि बोला गया कि इसमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 40, अंतर्राष्ट्रीय विनिमय दर के निर्धारण हेतु प्रोफेसर मार्शल के द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत कौन सा है? प्रतिपूरक मांग सिद्धांत, देय सिद्धांत, क्रय शक्ति क्षमता सिद्धांत, विनिमय समझौता सिद्धांत। तो इसका आंसर हो जाएगा देय सिद्धांत, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 41, वस्तुओं का कोई सेट भारत में 100 रुपये में खरीदा जाता है, यदि वही सेट पाकिस्तान में 200 रुपये में मिले तो विनिमय दर क्या होगी? 1 भारतीय रुपया इक्वल 1 पाकिस्तानी रुपया, 1 भारतीय रुपया इक्वल 2 पाकिस्तानी रुपया, या 3 पाकिस्तानी रुपया या 4 पाकिस्तानी रुपया। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 42, क्रय शक्ति क्षमता सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? चारों ऑप्शन रीड करिए, इनमें से क्या हो जाएगा बताइए? ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 43, अमेरिका में $2 में जितनी वस्तुएं खरीदी जा सकती हैं उतनी वस्तुएं भारत में खरीदने हेतु यदि 90 रुपये व्यय करने पड़े तो विनिमय दर क्या होगा?
$1 बराबर ₹2, $1 बराबर 43, $1 बराबर 47 या $1 बराबर 45। तो $1 बराबर ₹45 होगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 44, वर्तमान में दो देशों के मध्य विनिमय दर का निर्धारण कैसे होता है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा, विश्व व्यापार संगठन द्वारा, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा या विदेशी विनिमय कोषों की मांग एवं पूर्ति द्वारा। तो उसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 45, यदि सरकारी नियंत्रित विनिमय दर $1 बराबर 47 रुपया हो एवं खुले बाजार में यह $1 बराबर 50 रुपया हो जाए तो रिजर्व बैंक क्या करेगा? बाजार से डॉलर खरीदेगा, बाजार में डॉलर बेचेगा, खुले बाजार में हस्तक्षेप नहीं करेगा, अमेरिका से डॉलर उधार लेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाजार में डॉलर बेचेगा। क्वेश्चन नंबर 46, यदि सरकार अपने हस्तक्षेप द्वारा विदेशी विनिमय बाजार में आर्थिक शक्तियों को स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं करने देती तो इसे क्या कहा जाता है? सरकारी हस्तक्षेप, विनिमय नियंत्रण, विनिमय हस्तक्षेप या सरकारी विनिमय। तो इसे हम विनिमय नियंत्रण कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 47, यदि विनिमय दर में वृद्धि होती है तो निम्नलिखित में से कौन सी घटना नहीं घटेगी? आयात सस्ते होंगे, निर्यात महंगे होंगे, निर्यात सस्ते होंगे कि व्यापार संतुलन विपक्ष में होगा? हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, निर्यात सस्ते होंगे। क्वेश्चन नंबर 48, भारत में विनिमय नियंत्रण प्रशासन का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? तो आप सभी को पता होगा कि रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 49, विनिमय नियंत्रण की रीतियों में निम्नलिखित में से कौन सी अप्रत्यक्ष रीति है? विनिमय समानीकरण कोष, विनिमय समाशोधन समझौते, बहुमुखी विनिमय दर या आयात नियंत्रण निर्यात संवर्धन। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 50, लोचदार विनिमय दरों के विपक्ष में निम्नलिखित में से कौन सा तर्क दिया जाता है? मौद्रिक नीति के सफल क्रियान्वयन में सहायक, आरक्षित कोषों की अनिवार्यता में कमी, सट्टेबाजी की प्रवृत्ति पर नियंत्रण या अत्यधिक स्फीतिकारी प्रभावों का पड़ना। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 51, एक निश्चित अवधि के दौरान एक देश के निर्यातों एवं आयातों के मूल्य में अंतर को क्या कहा जाता है? व्यापार संतुलन, भुगतान संतुलन, अनुकूल संतुलन या प्रतिकूल संतुलन। तो इसे हम व्यापार संतुलन कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 52, व्यापार संतुलन ज्ञात करने का गणितीय सूत्र क्या है? चारों ऑप्शन रीड करिए, इन चारों में से कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 53, भुगतान संतुलन के लिए अवमूल्यन की नीति तभी प्रभावी होगी जब देश के आयात व निर्यात की मांग की लोच हो। लोचदार, बेलोचदार, पूर्ण बेलोचदार या अलोचदार। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से कौन सा उपाय भुगतान संतुलन की असाम्यता दूर करने के गैर मौद्रिक उपायों में सम्मिलित नहीं है? आयातों में कमी करना, आय अवशोषण विधि, निर्यात प्रोत्साहन या विदेशी पूंजी तथा विनियोग। तो क्या होगा बताइए? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 55, यदि किसी देश के निर्यातों की तुलना में आयात अधिक हो तो उस अवस्था को क्या कहा जाता है? अनुकूल व्यापार संतुलन, प्रतिकूल व्यापार संतुलन, अनुकूल भुगतान संतुलन या प्रतिकूल भुगतान संतुलन। तो इसे हम प्रतिकूल व्यापार संतुलन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, यदि विभिन्न देशों के द्वारा अपनी मुद्रा को एक निश्चित स्वर्ण की मात्रा में परिवर्तित कर दिया जाता है तो इसे क्या कहा जाता है? परिवर्तन मान, स्वर्ण मान, मुद्रा मान या रजत मान। तो इसे हम क्या कहेंगे बताइए? इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। क्वेश्चन नंबर 57, किसी देश की अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक क्रियाओं से संबंधित नीति को क्या कहा जाता है? आर्थिक नीति, व्यापारिक नीति, अंतर्राष्ट्रीय नीति या क्रिया नीति। तो इसे हम व्यापारिक नीति कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 58, किसी देश के आयात की मात्रा पर लगाए गए करों को क्या कहा जाता है? आयात कर, सीमा कर, प्रशुल्क या विदेशी वस्तु कर। तो इसे प्रशुल्क कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 59, जब कोई देश अपने अतिरिक्त उत्पादन से छुटकारा पाने हेतु उस वस्तु को विदेश में लागत से भी कम मूल्य पर बेचता है तो इसे क्या कहा जाता है? अवमूल्यन, राशि पतन, स्टॉक क्लियरेंस या गलाकाट प्रतिस्पर्धा। तो इसे राशि पतन कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 60 एंड लास्ट आज का क्वेश्चन, अनुकूलतम प्रशुल्क के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या असत्य है? जहां लाभ की मात्रा अधिकतम हो, जहां व्यापार की शर्तों में अधिकतम सुधार हो, जिस देश के उद्योग को संरक्षण प्राप्त हो या जहां आयात की मात्रा शून्य हो।
तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। धन्यवाद।